अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के लास्ट पार्ट को। इस नॉवल के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए लेके सब्सक्राइब है ज़रा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल पर मैसेज मिलते ही वो तीनों तेज़ी से आगे बढ़े थे। उन्हें याद ही नहीं था रहा वो लड़की भी उनके साथ है। वो तीनों बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। आगे झाड़ियाँ में उन्हें हलचल का एहसास हुआ था। दाऊद ने हसन को इशारा किया। अभी वो 2 कदम ही बढ़े थे जब उन्होंने निस्वानी चीख की आवाज़ सुनी थी। उन तीनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। एक ही ख्याल उन तीनों के जहन में आया था, वो लड़की उनके हत्थे चढ़ गई है। काशिफ को वहीं रुकने का कहकर वो दोनों उस सिमत में भागे थे जहां वो मौजूद थे। उसका दुपट्टा झाड़ियों में अटका था, लेकिन वो इस वक्त इतना डरी हुई थी कि उसने मुड़कर नहीं देखा और दुपट्टा वहीं छोड़कर भागी थी। तेज़ी से भागते हुए वो बुरी तरह किसी से टकराई थी। टक्कर इतनी शदीद थी कि ज़मीन और आसमान उसके सामने घूम गए थे। उसे सर थाम कर नजरें उठाई। दाऊद से उसे खूंखार नज़रों से घूर रहा था। क्या हुआ है, आप चीख क्यों रही थी? कि क्यों आपने चीखी आप चीखी क्यों थी? हसन के सवाल पर उसे खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। वो मैं डर गई थी, उसे सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा। इडियट, नॉनसेंस, मैंने पहले ही कहा था लड़की को साथ मत लाओ, लेकिन तुम्हें ही शौक था, अब भुगतो। उस बेवकूफ़ लड़की की चीख की वजह से हमने ना हम वापस आते ना वो हमारे हाथ से निकलते। अब पता नहीं कि अब तक यहाँ खवार होना पड़ेगा। आखिर में वो बड़बड़ाया। सर, वहाँ तो वो लोग नहीं मिले, लेकिन तला मिली है कि वो यहीं कहीं हैं। उनके आसपास होने का सुनकर तहजीब के रोंगटे खड़े हो गए थे। हसन, हमें उन लोगों को ज़्यादा ईजी नहीं लेना चाहिए। उन लोगों से कुछ भी तवक्का की जा सकती है। अगर हमें उन्हें गिरफ्तार करने में ज़्यादा देर हो गई तो मजबूरन उस लड़की के पेरेंट्स को उनके मुतालबात मानने होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उस सूरत में बच्ची को मारना उनके लिए मुश्किल काम नहीं। दाऊद के कहने पर तहसीब की नज़रों में सोनिया की शक्ल घूमने लगी। उसने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। उससे दोबारा नजरें उन तीनों पर टिका दी जो उससे कुछ फासले पर डिस्कशन में मसरूफ थे। दिन की फैलती रोशनी में उनके चेहरे वो अब वाज़ेह तौर पर देख सकते। तहजीब की नज़रें दाऊद पर ठहर गई। वो उन तीनों में सबसे लंबा था, जबकि उसके नकूश पर पुरकशिश थे। उसके बारोब शख्सियत उसे सबसे नुमाया कर दी थी। जब वो बड़े गौर से उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी, तभी दाऊद ने भी उसकी तरफ देखा था। उसका चलता मुंह एक पल के लिए रुका था। तहजीब ने जल्दी से नज़रें उससे हटाकर सामने दरख्त पर टिका दी। पता नहीं खुद को समझता क्या है, कभी आम हालात में मिला होता तो इसकी तबीयत ठिकाने लगा देती। जंगली लड़कियों से बात करने की तमीज़ ही नहीं है। दिल ही दिल में उसे अच्छी तरह को कोसने के बाद उसने दोबारा तिरछी नज़रों से उन्हें देखा, और फिर उसे झटका लगा था। उसने पूरी आंखें खोल कर देखा। वो तीनों आगे जा रहे थे। वो उनके पीछे भागी और उसका पाँव किसी पत्थर से टकराया था। अचानक उसके मुंह से जोरदार चीख निकली थी। वो पाँव पकड़कर वहीं बैठ गई थी। भारी कदमों की आवाज़ पर उसे सर उठाकर देखा। दाऊद उसकी तरफ आ रहा था। करीब आने पर दाऊद ने खींचकर एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो बैठे उसे औंधे मुंह ज़मीन पर गिरी। कोई पत्थर बड़ी ज़ोर से उसके माथे पर लगा। अभी वो संभल नहीं पाए थे कि उसने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, मगर अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो घर से निकलने की क्या ज़रूरत थी? जहर लगती है मुझे तुम जैसी लड़कियां। तहजीब शौक की कैफियत में अपने करीब खड़े दाऊद को देख रही थी। वो दर्द थप्पड़ हत्या के रोना भूल गई थी। अब अगर तुम यहाँ से उठी या तुम्हारी आवाज़ आई तो याद रखना, यही दफन कर दूंगा। वो सख्ती से कहकर पलट गया था। माथे पर दर्द महसूस करके उसने हाथ से छुआ। नमी महसूस करने पर जब उसने हाथ देखा, वहाँ खून लगा हुआ था। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसने बाएं गाल पर अपना हाथ रखकर जलन के एहसास को कम करने की कोशिश की थी। तभी उसकी नज़र पाँव पर बड़ी जो लहूलुहान था, कोई चीज़ पाँव में छुपी थी। उसलिए वो चीखी थी। उसने रोदर हुए सर घुटनों पर टिका दिया। जितना वो कल से रो रही थी इतना तो वो सारी ज़िंदगी में नहीं रोई थी। उसकी ज़िंदगी में 3 मर्द थे, उसके अब्बू, उसके चचा और माँ नहीं। उन्होंने कभी उसे डांटा तक नहीं था। और ये एक ऐसा शख्स था जो बात भी ऐसे करता था जिसे अंगारे चबा रहा हो। और ये थप्पड़ उसका बायां गाल बुरी तरह जलने लगा था। अचानक फायरिंग की आवाज़ पर उसे घबरा कर सर उठाया। डर के मारे उसकी जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से हिले नहीं थी। दाऊद का खौफ उसे डर पर हावी आ गया था। मुसलसल फायरिंग की आवाज़ पर उसे दोनों हाथ अपने कानों पर रखकर चेहरा घुटनों में छुपा लिया। काफ़ी देर गुजर गई थी। खामोशी भी छा गई थी। भागते कदमों की आवाज़ उसके करीब आकर रुकी थी। तहजीब ने डरते डरते नजरें उठाकर उसे देखा। जल्दी उठो, हमें चलना है, कहकर वो रुका नहीं था। चंद कदमों पर उसे एहसास हुआ कि वो उसके साथ नहीं। मुड़ते ही उसकी पेशानी पर शिकने नमदार हुई थी। वो जहाँ भी वहीं बैठी थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? वो उसके सर पर
आकर गरजा था। तहज़ीब ने बुरी बेबसी से सामने खड़े दाऊद को और फिर अपने पाँव को देखा, और उसकी नज़रों के ताक़ुब में उसकी नज़र की उसकी ज़ख्मी पाँव पर पड़ी थी। वो गहरा सांस लेते हुए उसके करीब बैठ गया था। उसके करीब बैठते ही तहज़ीब ने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और दूसरे थप्पड़ का इंतज़ार करने लगी, और जब काफ़ी देर तक कोई आवाज़ न आई तो उसने आंखें खोल दी। वो अपनी जेब से कुछ निकालने में मसरूफ़ था। अचानक उसने तहज़ीब का पाँव पकड़कर अपने घुटनों पर रख लिया। तहज़ीब दर्द भूलकर हैरत से उसका मुँह देखने लगी, जो बहुत गौर से ज़ख्मी हिस्से को देख रहा था। दाऊद ने पाँव के उस हिस्से को दबाया था जहाँ से खून निकल रहा था। तकलीफ़ बहुत बड़े तहज़ीब ने बेसख्त अपना पाँव खींचा था। दाऊद की नज़रें उसके चेहरे की तरफ उठी, जहाँ रोने का प्रोग्राम साफ नज़र आ रहा था। कांच का टुकड़ा पाँव में है, मैं निकाल रहा हूँ, दर्द होगा, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उसने साथ मंतबा भी कर दिया था। तहज़ीब ने अपने दोनों हाथ सख्ती से अपने होंठों पर रख लिए। उसने झटके से वो टुकड़ा निकाल रहा था। तकलीफ़ का एक एहसास था जो उसके सारे जिस्म में सराहत कर गया था, लेकिन सामने बैठे शख्स का डर इतना इतना हावी था कि उसकी आवाज़ अंदर ही दब कर रह गई थी। टुकड़ा निकाल कर दाऊद ने उसका चेहरा देखा, जो दोनों हाथ होंठों पर रखे, आंखें ज़ोर से नीचे बैठी थी। उसके होंठों पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आई थी। उसके पैर पर रुमाल बांध कर वो खड़ा हो गया था। तहज़ीब ने खड़े होने की कोशिश की थी, लेकिन ज़ख्मी पाँव पर दबाव पड़ते ही दर्द की लहर सारे वजूद में सरायत कर गई थी। दाऊद को अपनी तरफ देखते पाकर उसकी घबराहट में इजाफा हुआ था। मैं सच कह रही हूँ, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा। उसके रूहान से अंदाज पर दाऊद ने गौर से उसकी शक्ल देखी। उसके माथे पर जख्म था, जबकि बाएं रुखसार पर 4 उंगलियों के निशान काफ़ी वाज़ेह थे। रोना बंद करो। तहज़ीब ने जल्दी से आंसू साफ किए। हाथ दो अपने। जी, तहज़ीब ने हैरत से उसे देखा। कम सुनाई देता है, मैंने कहा हाथ दो। उसके ज़ोर से बोलने से पर उसने बेसख्त अंदाज में अपना हाथ उसकी चौड़ी हथेली पर रखा था। दाऊद ने उसे खींचकर खड़ा किया था। अभी वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि दाऊद अपना दूसरा हाथ उसके कंधे को गिर्द फैला दे के उसे अपने साथ करके अपने सहारे से चलाना शुरू किया। ये सब इतना अचानक था कि वह हैरत के मारे उसका मुँह देखने लगी, लेकिन वो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं था। अपने गिर्द फैले उसके बाजू के लम्स ने उसके चेहरे को सुर्ख कर देता। उसका सर झुक गया था। उसके मोबाइल की पीप बची थी। उसने तेज़ी से अपना मोबाइल निकाला और अगले ही लम्हे वो उसके गिर्द फैला अपना दायां हाथ भी हटा चुका था। वो जो बिल्कुल उसके सहारे पर थी, तो आसन पर बरकरार रहने पर नीचे जा गिरी, और वो जो फ़ोन सुन रहा था उसे मुड़कर देखा। उसे ज़मीन पर बैठा देखकर तो पहले हैरान हुआ, फिर समझ में आने पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। तहज़ीब उससे ही देख रही थी। उसे मुस्कुराता देखकर उसे शदीद हद तक का एहसास हुआ था। तहज़ीब ने गुस्से से अपने ज़ख्मी पाँव को देखा। ना वो ज़ख्मी होती, ना उसका सहारा लेना पड़ता। पता नहीं मैं कब यहाँ से निकलूँगी, कब इस आदमी से मेरी जान छूटेगी। उसे सोचने के साथ सामने देखा तो थक से रह गई। वो बड़े हमाक से उसका जायज़ा ले रहा था। उसका दर्द कहीं हवा हो गया। उसे अचानक अपने हुलिये का एहसास हुआ था। दुपट्टा भी निदारत उसने अपनी टांगें समेट कर उन्हें सीने से लगा लिया। इस तरह भी अंदाज में अपने चेहरे के गिर्द फैले बालों को कान के पीछे अड़ासा और दोबारा डरते डरते सामने देखा, और वो अपनी जैकेट उतार रहा था। डर के मारे उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। पता नहीं आज के दिन के लिए अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या फ़ैसला किया था। वो एक मर्द से अपनी इज्जत बचाकर भागी थी, और अब वो ये दूसरा इम्तिहान उसे नहीं भूलना चाहिए था। वो भी एक मर्द है। दाऊद को अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर उसे बड़ी लाचारी से अपने ज़ख्मी पाँव को देखा, और फिर इर्द गिर्द अपने बचाव के लिए किसी चीज़ की तलाश की। वो उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। तहज़ीब की मुठियाँ भींच गई थी। ये जैकेट पहन लो। दाऊद ने जैकेट के उसके करीब फेंकी थी। उसने फिर झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसके देखने पर उसे नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। तहज़ीब ने जल्दी से उसकी जैकेट पहन ली थी। अब ज़रा जल्दी चलो, दाऊद ने कहने पर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। मैं खुद चल सकती हूँ, उसे सर झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा था। दाऊद ने एक नज़र उसके झुके सर को देखा और कंधे अचकाकर चल पड़ा। उसे खड़ा होने के लिए अपनी पूरी हिम्मत सर्व करनी पड़ी थी, लेकिन वो अब दाऊद का सहारा नहीं लेना चाहती थी। 3 कदमों पर उसकी जान आधी हो गई थी। वो दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। अगर तुम्हें ये जंगल बसेरा करने के लिए इतना ही पसंद आ गया तो साफ बता दो, हमारा टाइम क्यों ज़ाया कर रही हो। मुझसे चला नहीं जा रहा, कहते हुए वो रो पड़ी थी। तो क्या करूँ, उठा कर ले जाऊँ तुम्हें। दाऊद की बात पर वो बौखला कर उसे देखने लगी। देखो, मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हारे नखरे बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब अगर मज़ीद तुमने कोई नखरा किया तो तुम्हें यहीं छोड़ कर जाऊँगा। तभी उसके मोबाइल पर बेल आई हुई थी। बोलो, दाऊद फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला था। क्या तकलीफ़ है, रो क्यों रही हो। अब अभी चक्कू के हैं वहीं सोना है। जवाबन हसन भी उसी अंदाज में बोला, आ रहा हूँ। दाऊद ने मोबाइल ऑफ करके जीन्स के जेब में घुसाया और तहज़ीब के तरफ बढ़ा। अगले ही पल वो उसके बासों में थी। उसे सिर पटाकर दाऊद की तरफ देखा, लेकिन वो सीधा चलता जा रहा था। उसके माथे की शिकनों की वजह से उसकी लफ्ज़ें कहीं अंदर ही रह गए। तब मुसलसल खामोशी पर दाऊद ने सर झुकाकर उसे देखा, जिसे सख्ती से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। साथ साथ उसका मुँह भी खुल गया था। दाऊद ने उसके तासरात देखे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करते हुए दाऊद वो गाड़ी के करीब आ गया। अब तुम आंखें खोल सकती हो, उसकी धीमी आवाज़ पर तहज़ीब ने पट से आंखें खोल दी थी। दाऊद ने उसे नीचे उतार दिया। तहज़ीब सुर्ख होती चेहरे के साथ नज़रें झुका गई। अब के बार
और दाऊद ने गौर से उसके झुके चेहरे को देखा था और उसे नर्वस देखकर उसने अपना रुख मोड़ लिया था। ओ हेलो, हसन ने उसके सामने हाथ लहराया। हूँ, वो चौंक कर उसकी तरफ मचमचाई। बड़ी देर कर दी। मेहरबान आते आते हसन ने एक नज़र तहजीब को देखने के बाद दाऊद को देखा। उसके पाँव में चोट लग गई थी। ओ आई सी, लगता है काफ़ी गहरी चोट आई। हसन ने सर से पैर तक दाऊद को मुस्कुराती हुई नज़रों से देखा था। मैं अपनी नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ। अब के दाऊद ने गुस्से से देखा। बच्ची कहाँ है? बच्ची को खावर के साथ रवाना कर दिया है, जबकि उन लोगों को भी थाने भिजवा दिया है। उनके जवाब पर वो सर हिलाकर गाड़ी की तरफ मुड़ गया। गाड़ी में बैठते हसन ने मुड़कर तहजीब को देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर संजीदगी नुमाया थे। उसे बड़े गौर से तहजीब का चेहरा दिखा, जहाँ बाएं रुखसार पर थप्पड़ के निशान बहुत वाज़ेह थे और माथे पर भी चोट का निशान था। उसने बड़े अफसोस से दाऊद की तरफ देखा, जो नजरें चुरा के था। उनके बैठते ही काशिफ ने कार स्टार्ट कर दी और गाड़ी के चलते ही तहजीब ने सुकून का सांस लिया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ड्राइविंग सीट पर काशिफ था, उसके साथ हसन और उसके साथ कुछ फासले पर दाऊद था। वह चारों में खामोश थे। तहजीब ने गर्दन मोड़कर खुद से कुछ फासले पर बैठे दाऊद को देखा, जो कुछ देर पहले ही उस सबसे बहुत करीब थे, उससे बहुत करीब था और अब गर्दन मोड़े अनजान भी लग रहा था। तभी हसन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आपका नाम क्या है? तहजीब ने हैरत से उसे देखा, लेकिन वो बड़ी संजीदगी से उसे देख रहा। तहजीब, वो धीमी आवाज़ में बोली थी। नाइस नेम। और आप रहती कहाँ? लाहौर हूँ। वो शायद आके भी कुछ पूछना चाहता था जब दाऊद बोल पड़ा। अगर इंटरव्यू पूरा हो गया हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ? बको, हसन ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा। इस वक्त हम लाहौर नहीं जा सकते, ऑफिस आकर उन लोगों के बयान भी लेने हैं, तो फिर उसका क्या करें? वो तहजीब के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। ज़ाहिर सी बात है, तहजीब हमारे साथ हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनके ठहरने का बंदोबस्त करना होगा। दाऊद ने गाड़ी चलाते काशिफ को देखा। उसकी नज़रों का मफहूम समझ कर काशिफ ने जल्दी से बोला। सर, आप जानते हैं मैं अकेला रहता हूँ। उससे पहले वो हुसन से कहता वो बोल पड़ा था। मामा पापा घर पर नहीं, तुम्हें पता है मैं भी अकेला हूँ। वैसे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम तहजीब से पूछ लो। हसन की बात पर तहजीब ने घबरा कर दाऊद को देखा कि पता नहीं वो क्या फैसला कर दे। आप मेरे अब्बू को फ़ोन कर दे, वो मुझसे लेने आ जाएंगे। तहजीब ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी एक बड़े से घर के आगे रुकी थी। वो तीनों उतर आए थे। हसन ने बैल बजाई। काशिफ ने उसकी दोनों तरफ का दरवाज़ा खोला, लेकिन वो अपनी दाएं टांग को हरकत नहीं दे सकती थी। गेट खुल चुका था। एक लड़का बाहर आया और उसके पीछे एक खातून थी। शुक्र है तुम लोग आ गए, रात एक पल भी मेरी आंख नहीं लगी। तरह तरह के वहम सता रहे थे। कम से कम बंदा फ़ोन ही कर देता है। वो खातून हसन को देखते ही शुरू हो गई थी। हसन ने हंस कर उसके कंधे के गिर्द हाथ रखा था। आंटी, अब परेशान ना हो हुआ करें, आप जानती हैं ये सब तो हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा, अब अंदर चलो, कि बाहर ही खड़े रहना है। हसन ने दाऊद की तरफ देखा था और दाऊद ने कार की तरफ। दानियाल और कमर दोनों ने उनकी ताक़ुब में देखा और तहजीब को देखकर दोनों ही हैरान हुए थे। ये कमर बेगम सिर्फ इतना ही कह सकी थी, मामा उसे अंदर ले जा, बाकी बातें बाद में करते हैं। कमर बेगम बाहर आ गई थी। उन्होंने तहजीब को गाड़ी से निकाला और सहारा देकर अंदर लाई थी। दानियाल, देखो, अगर अंकल हाशमी घर हों तो उन्हें बुला लो। दाऊद के कहने पर दानियाल और कमर बेगम परेशानी से उसे देखने लगे। दाऊद, तुम्हें चोट लगी है? कमर ने बड़ी बुरी बेचैनी से उसका जायजा लिया। मैं ठीक हूँ मामा, उसके पाँव में चोट लगी है। कमर उसे देखने लगी, जबकि दानियाल बाहर निकल गया। कमर बेगम के उसके करीब बैठ गई थी और उसकी चोटों को देखने लगी थी। कैसे लगी बेटा? कमर के सवाल पर तहसीब ने सामने बैठे दाऊद को देखा। उससे ही देख रहा था। मामा, मैं आपको बता दूंगा, कुछ नाश्ते का बंदोबस्त कर दे। कमर ने एक नज़र दाऊद को देखा और खड़ी हो गई। कमरे में उस वक्त सिर्फ वो दोनों थे। काशिफ तो कार लेकर चला गया था और हसन भी नजर नहीं आ रहा था। तहजीब ने झुका सर उठाकर दोबारा दाऊद की तरफ देखा, जो आंखें बंद के सोफे की बैग से टेक लगाए बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे बुला। आखिरकार पूरी हिम्मत मजतमा करके उसने उसे पुकारा। सुनिए। दाऊद ने गर्दन सीधी करके उसे देखा था। मुझे घर फ़ोन करना है। वो परेशान हो गया। दाऊद गहरा सांस लेकर खड़ा होकर हुआ और कार्डलेस उसकी तरफ किया बढ़ाया। खुद बाहर निकल गया। नंबर डायल करते हुए उसका हाथ बुरी तरह काँप रहा था। दूसरी तरफ बैल की आवाज़ आ रही थी और फिर कशिफ की आवाज़ सुनाई थी। आंसुओं का इतना गलबा था कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने हेलो बोले तो तहजीब, कशिफ चीखी थी। अब्बू, अम्मी देखे, तहजीब का फ़ोन है। कशिफ खुशी के मारे चीखने लगी। असगर साहब ने फ़ोन कशिफ के हाथ से ले लिया था। तहजीब, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अब्बू, वो उनकी आवाज़ सुनते ही फिर बेचैन हो गई थी। उनके आंसू में रवाने आ गई थी। किसी ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। तहजीब ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सर पर खड़ा खुशमगी नजरों से घूर रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्लामाबाद से SSP दाऊद अहमद बात कर रहा हूँ। आपकी बेटी तहजीब हमारे पास खैरियत के साथ मौजूद है। एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें कुछ चोटें आई हैं, जिसकी वजह से फ़ौरन ट्रैवल नहीं कर सकेंगी। दूसरी तरफ से अब्बू ने कुछ कहा था कि वो खामोश हुआ था। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है। वो इस वक्त मेरी फैमिली के साथ है। नो प्रॉब्लम, इट्स माई जॉब। ओके, आप एड्रेस नोट कर ले। एड्रेस लिखवा कर उसे फ़ोन तहजीब की तरफ बढ़ाया था, लेकिन उससे बात किए बगैर फ़ोन ऑफ कर देता। दाऊद वहीं खड़ा उसे देख रहा था। मैंने तुम्हारे फादर को डिटेल दी नहीं बताई, क्योंकि वो दूर बैठे ज़्यादा परेशान हो गए। शाम तक वो यहाँ पहुँच जाएंगे। वो कुछ नहीं बोली थी, उस तरह सर झुकाए बैठी रही थी। उसने अभी तक उसकी जैकेट पहन रखी थी, जिसमें उसका नाजुक सा वजूद बिल्कुल छुप गया था।
چہرے پر 4 زخموں کے نشان تھے اور وہاں سے اس کی نظر پاؤں تک گئی۔ اس کا بایاں پاؤں پوری طرح سوجا ہوا تھا اور اس کا باندھا ہوا رومال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ مرد ہو کر تھک گیا تھا۔ وہ نازک لڑکی تھی اور جس طرح وہ ڈھال بیٹھی تھی، داؤد کو نہ جانے کیوں اسے یوں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا، دانیال ڈاکٹر ہاشمی کے ساتھ اندر داخل ہوتا۔ اس کے پیچھے حسن، ہاں بھائی جوان کیسے چوٹ لگی ہے، کسے چوٹ لگی ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ انکل، یہ ہماری کزن ہے، اس کی چوٹیں آئی ہیں۔ داؤد نے تہذیب کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بھائی بیٹا، کہاں چوٹ لگی ہے؟ انہوں نے تہذیب کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ او، کافی چوٹیں آئی ہیں، انہوں نے ماتھے کے پر چوٹ اور پاؤں کی چوٹ کا جائزہ لے کر کہا۔ انہوں نے اس کے پاؤں پر باندھا رومال کھول کر زخم کا جائزہ لیا۔ زخم تو کافی گہرا لگتا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ ماتھے کی طرف دیکھا۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے کاٹن پر لکوڈ لگا کر زخم پر لگایا تو شاید شدید جلن کا احساس اس کے ماتھے پر جاگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہاشمی صاحب ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا ذہن بٹانے لگے تھے کہ کوشش کرنے لگے تھے کہ قمر بیگم بھی چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ہماری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ اس کے پاؤں کی بینڈیج کرنے کے بعد انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا کر کہا تھا، آپ کے پاؤں میں سوجن بہت زیادہ ہے اور زخم بھی تازہ ہے، اس لیے کوشش کریں کہ پاؤں پر دباؤ نہ پڑے۔ انہیں انجیکشن تیار کرتا دیکھ کر تہذیب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسے بے ساختہ انداز میں قریب کھڑی قمر بیگم کا بازو تھاما تھا۔ مجھے انجیکشن نہیں لگانا۔ اس کے روحان سے انداز پر حسن اور دانیال کی ہنسی نکل گئی، جبکہ داؤد نے خشمگین نظروں سے انہیں گھورا۔ بیٹا، یہ ضروری ہے ورنہ انفیکشن کا خطرہ ہے۔ تہذیب نے نظر اٹھا کر باری باری سب کا چہرہ دیکھا۔ داؤد کی پہنی ہوئی جیکٹ کے بازو اتنے کھلے تھے کہ وہ آسانی سے اوپر ہو گئے تھے۔ صرف ایک پل کی چبھن کا احساس تھا اور پھر جیسے سب ٹھیک ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ڈاکٹر ہاشمی اسے یوں ٹریٹ کر رہے تھے جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو۔ بھائی صاحب، ناشتہ کرتے جائیں۔ نہیں بھابھی، اس ہسپتال کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ حسن اور داؤد سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ آجو تم لوگ بھی ناشتہ کر لو۔ اور وہ انہیں بھوک تو نہیں واقعی لگی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ماما، اسے بھی ناشتہ پوچھ لو، اس نے ابھی کچھ نہیں کھایا، داؤد نے کھاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا تھا، لیکن حسن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، ہے کون؟ آخر انہوں نے وہ سوال پوچھ ہی لیا تھا جو مسلسل 2 گھنٹے سے انہیں پریشان کر رہا تھا۔ حسن انہیں ساری بات بتائی۔ قمر بیگم نے بڑے افسوس سے سر ہلایا۔ بیچاری بچی، شکر ہے جان بچ گئی، ورنہ ایسے ذلیل لوگوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے، اتنے گھٹیا لوگ تھے، ورنہ اتنی پیاری بچی سے کوئی ایسا سلوک کرتا ہے۔ بیچاری کو کتنی چوٹیں لگی، حتیٰ کہ اس کو تھپڑ بھی مارا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آنٹی، بڑا گھٹیا اور ذلیل انسان ہی ہو سکتا ہے جو اتنی نازک سی لڑکی پر ہاتھ اٹھائے۔ حسن نے بڑے مزے سے داؤد کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا تھا۔ ماما، میں سونے جا رہا ہوں، آپ اسے کچھ کھلا دیجیے گا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ آنٹی، میں بھی جا رہا ہوں۔ حسن جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، ورنہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اسے کمرے میں گھسنے نہ دیتا اور اسے گھر جانا پڑتا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو دانیال اس کے قریب بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ان کے قریب آ گئی۔ وہ جو ناشتے کے لیے چیزیں اس سے آگے رکھ کر گئی تھی وہ یوں ہی رکھی تھی۔ بیٹا، آپ نے کچھ نہیں کہا؟ آنٹی، مجھے بھوک نہیں، اور وہ واقعی اس کی بھوک جیسے مر گئی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسے کیسے چلے گا، تھوڑا سا کھاؤ۔ چلو شاباش۔ وہ خود اس کے قریب بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ ان کا انداز اتنا شفقت بھرا تھا کہ وہ آرام سے 2 سلائس کھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر سوچا، اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ بولی تو اسے سر ہلا کر دیا، کیونکہ اسے واقعی نیند آ رہی تھی، شاید انجیکشن کا اثر تھا۔ وہ اسے سہارا دے کر کمرے میں لے آئی۔ تم بات لینا چاہتی ہو؟ ان کے پوچھنے پر اسے سر نفی میں لایا تو کپڑے بدل لو، میرے کپڑے تمہیں کھلے تو ہوں گے، لیکن مجبوری ہے۔ ان کے کہنے پر مسکرا دے، اسے کپڑے پکڑا کر باہر چلے گی۔ جیکٹ اتار کر کتنی دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اسے بیڈ پر رکھ کر دیا۔ اسے نظریں گھما کر دیکھا تو اسے ایک اور دروازہ نظر آ گیا جو یقیناً واش روم کا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی زخم پھر درد دینے لگا تھا۔ کچھ دیر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، لیکن پھر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی، لیکن کوئی ایسا احساس تھا جس نے اسے آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ دروازہ پر ہونے والی دستک پر اس نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ تیسری دستک کے بعد دروازہ کھل گیا اور قمر بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ اٹھ گئی بیٹا، اس کے قریب آ کر بولی تو وہ مسکرا دی۔ آپ کے ابو آئے ہیں؟ اس نے ان کی طرف ایسے دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی تھی، لیکن بایاں پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے کرا کر وہیں بیٹھ گئی۔ قمر بیگم نے جلدی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکا۔ تم بیٹھو، میں انہیں یہیں لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ دونوں مٹھیاں بھینچے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے سوچا وہ ان سے آرام سے بات کرے گی، رو کر انہیں پریشان نہیں کرے گی۔ اس کے برعکس اس کی آنکھیں بار بار بھر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ اصغر صاحب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ یوں ہی سر جھکائے بیٹھی۔ تہذیب، انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ان کے گلے رکھ کر روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ وہ ضبط کے باوجود خود بھی رو پڑے تھے۔ قمر بیگم جو چائے کا پوچھنے آئی تھی ان کو یوں روتا دیکھ کر وہیں رک گئی تھی، لیکن کافی دیر جب وہ چپ نہ ہوئے تو انہیں آگے بڑھنا پڑا۔ بس بیٹا، چپ کر جاؤ، اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب آپ یوں رو گئی تو آپ کے ابو بھی پریشان ہو گئے۔
उसका सर हिलाते हुए बोली तो अस्कर साहब ने अपने आंसू साफ करके उसका चेहरा साफ किया। उसके चेहरे साफ करते हुए उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा तो उनका दिल कट कर रह गया। तहजीब ने चेहरा साफ करके अस्कर साहब की तरफ देखा तो नजरें उनके पीछे खड़ी मानी से टकराई थी। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी थी। ये सब कैसे हुआ? अस्कर साहब के सवाल पर से मानी पर से नजरें हटाकर उन्हें देखा और फिर वो जो हुआ था उसे सब उन्हें बता दिया था। वो जो कोई गैर तो नहीं थे, उनके से कुछ छुपाया जाता। सारी बातें सुनकर अस्कर साहब का रंग सफ़ेद पड़ गया। कितनी देर यूं ही सर झुकाए बैठे रहे। ताया जी चले। मानी की आवाज़ पर उन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। SSP साहब से मुलाकात हो सकती है। अस्कर साहब ने कमर बेगम को देखा। वो कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन गया है। ओह, अस्कर साहब ने अफसोस से सर हिलाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता। शुक्रिया का अल्फाज तो बहुत छोटा है जो उन्होंने मेरी बेटी के लिए किया। अल्लाह ताला उन्हें उसका अजर देगा। आप बहुत खुशकिस्मत है जो इतने बहादुर और नेक बेटे की माँ है। तहसीब ने चौंक कर अपने बाप का चेहरा देखा। न जाने क्यों अपने बाप के लहजे में बेटे की महरूमी का एहसास हुआ था। भाई साहब, रात होने वाली है और तहजीब डॉक्टर ने ज़्यादा चलने से मना किया है। आज आप यहीं रुक जाए, मैं दाऊद को भी फ़ोन कर देती हूँ, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं बहुत माँ से चाहता हूँ। बहन, तहजीब की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसे पहले ही वहम हो था, फिर तहजीब के ना पहुँचने पर उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तहजीब ने परेशान होकर अपने बाप का चेहरा देखा। तहजीब खुद भी माँ को देखने के लिए बेचैन हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो दानियाल और कमर बेगम TV देख रहे थे। वो सलाम करता हुआ सोफे पर बैठ गया। उसकी मतलाशी नज़रों ने इर्द गिर्द का झांसा लिया था। वो कहाँ है? उसके फादर आए थे, मैंने तुम्हारा मोबाइल पर फ़ोन किया पर ऑफ था। उसकी गुमशुदगी पर उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो जल्दी निकल गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कहने के बाद उन्होंने दाऊद का चेहरा देखा जो सर झुकाए ज़मीन को घूर रहा था। दाऊद, उसके पुकारने पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगा। क्या हुआ है? पर कोई परेशानियाँ नहीं तो? उसने दोनों हाथों से बालों को संवारा था। फिर तुम उसके जाने का सुनकर क्यों परेशान हो गए हो? क्या कहीं केस के सिलसिले में उसकी ज़रूरत तो नहीं थी? नहीं, उसका बयान तो ले लिया था। वो बस सोच रहा था। उसकी कंडीशन ऐसी तो नहीं थी कि वो सफ़र करती। TV देखते दानियाल ने गौर से दाऊद की तरफ देखा। हाँ, ये तो है, पर मैं क्या कह सकती हूँ? फिर उसका जाना तो था ही। कमर बेगम कहने पर वो गहरा सांस लेकर खड़ा हो गया। खाना लगाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं, आप खा लें। वो कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो फाइल ढूंढते हुए उसके कमरे में आया था जो गेस्ट रूम की तौर पर इस्तेमाल होता था। साइड टेबल की दराज बंद करके वो जो यूं ही मुड़ा, उसकी नज़र बेड के साइड पर रखी अपनी जैकेट पर पड़ी थी। वो बेसख्ता उसको उठाने के लिए झुका था। उस जैकेट को हाथ में लेते ही एक अजीब सा एहसास उसने अपने हिसार में लिया था। उसे लगा जैसे वो उसके बाजू के हिसार में है। उसने मुस्कुरा कर आंखें बंद कर ली और वह चेहरा उसके सामने था, बिल्कुल वाज़ेह। हालांकि उसको यकीन था उसने उसे इतने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन वो पूरी खूबसूरती के साथ उसके तस्वुर के जहाँ में आबाद थी। उसने आंखें खोलकर दोबारा जैकेट को देखा। जैकेट तो तय करते वक्त उसे आवाज़ सुनाई दी थी और उसने लच कर जैकेट को देखा और हाथ जेब में डालकर अगले ही पर उसके तेली पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े थे। मुस्कुराकर उन्हें देखता रहा। किसी मता की तरह उसे दोबारा कोट की जेब में रख दिया। आहट पर उसे दरवाजे की तरफ देखा जहाँ कमर बेगम खड़ी थी। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। खैरियत? वो जैकेट दाएं बाजू पर डालकर बोला। हाँ, खैरियत ही है। वो मेजर हामिद का फ़ोन आया था। उन्होंने वाज़ेह बात तो नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है वो जवाब मांग रहे हैं ताकि कोई रस्म कर सके। और दाऊद के कुछ देर पहले महसूस की जाने वाली कैफियत हवा हो गई थी। तो फिर बेटा क्या जवाब दूँ उन्हें? मामा उन्हें मना कर दे। क्यों? वह हैरान होकर उसे देखने लगी। पता नहीं। वो उकताकर बोला। ये तो कोई जवाब नहीं है मामा, अभी रहने दे, मुझे अभी ज़रूरी काम है, जहाँ से जाना है। अच्छा रुको, तो ये जैकेट तो देते जाओ, धुलवा कर रख दूंगी। नहीं, वो जल्दी से बोला। ऐसे ही ठीक है। उसकी नज़रें चुराने पर वह हैरान होकर उसे जाता देखने लगी। उसके जाने के बाद उन्होंने जैकेट का उल्ट पुल्ट करके देखा। फिर कुछ ख्याल आने पर जेब में हाथ डाला तो अंदर से कांच के टुकड़े निकले थे। कितनी देर तक वह हैरत से उन टुकड़ों को और कोट को देखती रही थी और आखिर में उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आई थी वो बहुत खूबसूरत और मायने खेज थी। उसकी लाइफ सीधी सादी थी। किसी लड़की का उससे जुड़े किसी ख्याल का कोई गुजरना था। प्यार मोहब्बत तो वो दूसरे से कायल नहीं था। अभी कुछ दिन पहले ही तो मामा उसे नौरीन से मिलवाया था। अच्छी थी और तकरीबन वैसी जैसे उसे चाहिए थी। एजुकेटेड, मैच्योर, कॉन्फिडेंट। लेकिन वो कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ बोल्ड भी बहुत ज़्यादा थी। ना बहुत डरपोक, ना बात बात पर रोने वाली। ऐसी लड़कियों से बिल्कुल पसंद न थी। जबकि तहजीब में सारी बातें मौजूद थी। वो शर्मीली भी थी, डरपोक भी थी, रोने की शौकीन भी बहुत थी और कम उम्र में भी थी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो उसे अच्छी लगने लगी? बल्कि वो जो उसके लिए महसूस कर रहा था एहसास बंदगी से कुछ बढ़ कर था। दरवाज़ा धड़ल्ले से खोला था। उसने आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा था जहाँ हसन खड़ा था। उसे देखकर वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और उसके सामने काउच पर बैठ के, ये अंधेरे कमरे में बुझे हुए चिराग की तरह क्यों पड़े हो? दाऊद ने गुस्से से उसे घूरा। क्यों? मैं अकेला नहीं बैठ सकता। अकेले बैठकर किसी किया जा रहा है तुम्हें? वो दाऊद जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। ओह, मैं अभी कहाँ कहूँ तुमसे मिलने के लिए दिल क्यों इतना बेकरार हो रहा है? काम की बात करो। तुमने शादी के लिए मना क्यों किया? क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शादी ही नहीं करना चाहती या नौरीन से नहीं करना चाहता। अब के दाऊद ने आंखें खोलकर उसे
उसे देखा जो महसूस सी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए उसे देख रहा था। कैसे, क्या उसकी वजह तहजीब है? हसन की बात सुनकर दाऊद उछल पड़ा था और उसके चेहरे पर आने वाले तासरत पर हसन भी हैरान हो गया था। उसने तो ऐसे ही तुक्का लगाया था। तुम हसन की बात पर हसन की तुम में हैरत ही हैरत थी। ये कब हुआ, कैसे हुआ और मुझे क्यों पता नहीं चला? और हसन के सवालों के जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं थे। पता नहीं, वो धीमी आवाज़ में बोला, लेकिन यार तहजीब तो बहुत डिफरेंट है। जिस तरह की लड़की तुम्हें पसंद थी। तो फिर ये? हसन रुक कर उसके चेहरे देखने लगा और फिर उसे खामोश देख कर मुस्कुरा दे। बड़े सही कहते हैं, दिल आए गधी पर तो हूर क्या चीज़ है। शट अप हसन। तहजीब को गधी आने पर कहने पर वो दाऊद ने उसके गुस्से से घूरा था। ओह, तो ये बात है। हसन ने आबरूज खाकर उसे देखा। तो मुझे मोहतरमा तहसीब भाभी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। के बाद दाऊद मुस्कुरा देते। वाकई तुम्हारी हसन सलूक का बेहतरीन नमूना उसके दाएं गाल पर मैं देख चुका हूँ। हसन ने जैसे उसकी कैफियत से खत उठाया। फिक्र ना करो यार, अगर ना मानी तो उसे उठा कर ले आएंगे। आखिर पुलिस में होने का कुछ तो फ़ायदा हो। हसन के कहने पर उसकी हंसी निकल गई थी। दस्तक के बाद दरवाज़ा खोला तो कमर बेगम के साथ दानियाल अंदर दाखिल हुआ। मुबारक हो आंटी, आपका शक बिल्कुल सही था। कमर बेगम बेतहाशा खुश हो गई थी। उन्होंने दाऊद के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्यार किया था। पगले, मुझे तो बताता। खैर, अभी भी देर नहीं हुई। मैं तहजीब के घर वालों से बात करती हूँ। मेरे बेटे का घर जितनी जल्द आबाद हो जाए इतना ही अच्छा है। आपके पास तहजीब का नंबर है? हसन ने पूछा। हाँ, जाते हुए मैंने उसका नंबर ले लेता। हसन ने बेसख्ता उन्हें दाद दी थी। कमर बेगम तहजीब के घर का नंबर मिला रही थी। दानियाल और हसन उनके इर्द गिर्द बैठे थे, जबकि वो उनसे कुछ फासले पर बेनियाज जाहिर करते हुए टीवी देख रहा था। लेकिन उसके सारे एहसास फ़ोन पे होने वाली गुफ्तगू की तरफ से। फ़ोन तहजीब की बहन ने उठा था। सलाम दुआ के बाद कमर बेगम ने तहजीब को बुलाने को कहा था। दाऊद को न जाने क्यों अपनी धड़कन तेज़ होती महसूस हुई। वो एक मेच्योर आदमी था, नौउम्र लड़का नहीं था, लेकिन दिल की हरकतें नौउम्र लड़कियों जैसी थी। और जिसने हसन ने स्पीकर ऑन कर दिया और कुछ देर बाद उसे तहजीब की हेलो सुनी थी। वो पहली बार तहजीब की आवाज़ फ़ोन पर सुन रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने पहचान लिया था। कैसी हो बेटा, मैं दाऊद की मामा बात कर रही हूँ। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? ठीक हैं। हम सब तो तुम्हें बहुत याद करते हैं। हम कहते हुए उन्होंने दाऊद की तरफ देखा था। मैं भी आपको बहुत याद करती। दाऊद को लगा जैसे वो रो पड़ी है। उसे नजरें घुमाकर कमर बेगम की तरफ देखा। तो फिर मिलने आ जाओ। कमर बेगम के कहने पर वो दूसरी तरफ खामोशी छा गई। उसकी खामोशी पर कमर बेगम ने बात बदल दी। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? जख्म ठीक हुए? जी, बड़ा मुख्तसर सा जवाब आया था। घर में सब ठीक है ना आंटी? है आंटी। कुछ देर बाद उसकी झुझकती हुई आवाज़ पर हसन ने उस पर क्वेश्चन खींच कर मारा था। दानियाल के बारे में पूछ रही हो या दाऊद के बारे में? कमर बेगम के सवाल पर दाऊद के हवास अलर्ट हो गए थे। किसका फ़ोन है तहजीब? उससे पहले वो कोई जवाब देती है मर्दाना आवाज़ सुनाई दी गई थी। अब्बू, इस्लामाबाद से आंटी का फ़ोन है। अच्छा, मुझे फ़ोन दो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ बहुत फास्ट उन चारों को सुनाई दी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप लोगों को ही फ़ोन करने वाला था। खैरियत है? कमर बेगम परेशानी से बोली। जी खैरियत है। जी खैरियत है, बल्कि खुशी की बात है। तहजीब की शादी की डेट फिक्स हो गई है। आपको कार्ड तो भेजेंगे, लेकिन मैं खुद पर्सनली आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। दाऊद को लगा उसके कान के पास धमाका हुआ है। इतना शदीद कि अचानक इर्द गिर्द हर तरफ सन्नाटा छा गया था। उन्हें तीनों ने अपने एक साथ दाऊद की तरफ देखा था। तहजीब की शादी वो मुश्किल इतना कह सकती थी? जी, मेरे भतीजे उमरान से मंगनी को तो काफ़ी साल गुजर चुके हैं। आप सब ज़रूर आइएगा और दाऊद साहब को भी लाइएगा। जी। कमर बेगम ने मुश्किल 2-3 जुमले बोले और फ़ोन रख दिया। वो सब खामोशी से दाऊद को देखने लगे। वो इतना कमज़ोर नहीं था कि यूँ बिखर जाता। खुद को कंपोज करने में उसे कुछ वक्त लगा था, लेकिन उसे खुद को कंपोज करे थे। उसे नजरें घुमाकर उन्हें देखा। क्या हुआ, आप लोग खामोश क्यों हो गए? उसके पूछने पर भी वो तीनों यूं ही खामोश रहे। तो वो दोनों जेबों में हाथ डालकर खड़ा हो गया। जो हम सोच रहे थे ज़रूरी तो नहीं कि दूसरा भी वैसा सोचे, और दुनिया सिर्फ तहजीब पर ही ख़त्म नहीं होती हो जाती। पता नहीं उसने उनको तसल्ली दी थी या खुद को। अब ऐसे उदास होने की ज़रूरत नहीं। दाऊद वो पलटने लगा था जब कमर बेगम के बास पर रुक गया। तो मैं अफसोस नहीं हुआ? अगर हुआ भी तो क्या हो सकता है मामा, कहकर वो बाहर निकल गया था। जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसे घर आए 1 महीना हो चला। तो उस दौरान उसे महसूस हुआ था ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। अब तक जो गुजारती हुई आई है वो तो एक ख्वाब था, सुहाना ख्वाब। ज़िंदगी क्या थी अपनी पूरी हकीकत और तलखियों के साथ इसके माह में सामने आई थी। बज़ाहिर सब ठीक है था, किसी को पता नहीं था उसके साथ क्या हुआ है सिवाय घर वालों के। लेकिन कभी कभी अपने गैरों से भी बढ़कर बुरे हो जाते हैं। अगर उसे पता होता कि उसकी साफ कोई उसके लिए इतनी मुसीबत बन जाएगी तो कभी मानी को भी उस राज में शरीक ना होने थे। उसने तो अपना समझ कर सब कुछ छुपाया था। कुछ नहीं छुपाया था। उसे मानी पर यकीन था, वो उसका बचपन का साथी था, तो वो उसे समझता था। उसने तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन चच्ची आकर जिस तरह जुबान की तीर चरात कर जाती थी, वह कितने दिन तक निढाल रहती थी। चच्ची का जो रवैया उसके साथ था वो उसे अंदर ही अंदर सहमा जाता था। अब जबकि शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, कोई
खुशी के लिए उसके खुशी उसके दिल के अंदर नहीं जाती थी। अजीब सी परेशानी घबराहट हर वक्त उसे अपनी लपेट में लिए रखती थी। स्कूल की जॉब उसने छोड़ दी थी, लोगों से मिलने उसे बंद कर देता। वो जो हर वक्त चहकती फिरती थी, उसकी हंसी कहीं खो सी गई थी। अगर वो किसी जगह पर बैठती थी तो घंटों वहीं साकत बैठी रहती थी। जुबैदा बेगम जो उसकी शरारतों से नाला रहती थी, अब उसे देख कर ठंडी आहें भरती थी। वो उसके एक खिलखिलाती हंसी सुनने के लिए तरस गई थी। अम्मी ये चाय? कशिफ की आवाज़ पर उन्होंने चौंक कर सर उठाया। क्या सोच रही हैं अम्मी? कशिफ ने गौर से उनका चेहरा देखा जो काफ़ी परेशान लग रही थी। मैं तहजीब के बारे में सोच रही हूँ। जब से वापस आई है बहुत चुप चुप रहने लगी, पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती है। मैं उसे यूँ गुमसुम देखती हूँ तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। बात करते करते उसकी आवाज़ भर गई थी। अम्मी आप यूँ परेशान होंगी तहजीब को हौसला कौन देगा? आपको पता है वो कैसे हालात से गुजर आई है? अभी डरी हुई है। उस वक्त को उन बातों को बुलाने में उसे कुछ वक्त तो लगेगा, फिर कुछ दिनों तक उसकी शादी है, सब ठीक हो जाएगा। कश्यप ने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका हाथ थामा था, उनका हाथ थाम लिया था। यही तो परेशानी वाली बात है, कुछ दिनों तक उसकी शादी है लेकिन कोई खुशी कोई रौनक उसके चेहरे पर नहीं है, मुरझा कर रह गई है। सादे को तो तुम्हें पता है इतनी फजूल बातें करती है कि मुझे सिर्फ गुस्से से खोल कर रह जाती हूँ। उससे कुछ कह भी नहीं सकती। उस हादसे में मेरे बच्ची का क्या कसूर है? हालात की चक्की में भी तो वही पस रही है। तुम्हारे बाप को मना भी किया था इतनी जल्दी शादी की डेट फिक्स ना करे। अभी जो बच्ची है उस हादसे से संभल नहीं पाए, लेकिन नहीं, मेरी आज तक उन्होंने सुनी ही जो अब सुनेंगे। पहले भी मैंने इतना मना किया था तहजीब को ना भेजे, लेकिन तब भी मेरी नहीं मानी, भुगत रहे हैं। अब भी अपनी मन मानी। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। वो उससे ज़्यादा और क्या कह सकती थी। उससे पहले को मज़ीद कुछ कहती, फ़ोन की बेल पर खड़ी हो गई थी। इसका फ़ोन था। जुबैदा ने कशिफ का सवाल नज़र से देखा। पता नहीं, कोई बोलता ही नहीं। आजकल मिस अकाल्स बहुत आ रही, उससे कहकर अपना चाय का मग उठा रहे थे। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जुबैदा बेगम खुद कलामी के अंदाज में बोली। कशिफ दाऊद को फ़ोन करके बताओ कि यूँ मिस कॉल्स आ रही हैं। अम्मी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनको तकलीफ दी जाए, रॉन्ग कॉल्स आ जाती हैं, लेकिन मेरा दिल घबरा रहा है। 4 दिन बाद घर में शादी है, मैं नहीं चाहती मज़ीद कुछ बुरा हो, तुम फ़ोन करो। अच्छा, वो फ़ोन की तरफ बढ़ गई। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। SSP दाऊद स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम, मैं कशिफ बात कर रही हूँ। तहजीब की सिस्टर। जी कैसी हैं आप? सब कह रहे थे। जी सब ठीक है, वो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमारे घर कई दिनों से मिस कॉल्स आ रही हैं, फ़ोन उठाऊँ तो कोई बोलता ही नहीं। हमने तो नोटिस नहीं लिया, लेकिन मम्मी परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि आपको बता दूँ। हाँ, कुछ देर बाद उसे हंकारा बरता। नंबर क्या है? नंबर हर बार मुख्तलिफ होता है। ठीक है, फिर भी आप मुझे नोट करवा दें। कशिफ ID से देख कर लिखवाती जा रही थी। वैसे प्रॉब्लम वाली बात तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। दाऊद की तसल्ली पर मुस्कुरा दी। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल 4 दिन बाद तहजीब की शादी है, तो हम चाहते हैं कुछ उसलूबी से सब काम हो जाए। वैसे आपको शादी का कार्ड मिल गया? जी, काफ़ी देर बाद वो बोला था। आप आ रहे हैं ना? अगर ज़रूरी काम ना हो तो शायद ओके। कशिफ इन्फॉर्म करने का शुक्रिया। मैं इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता हूँ, और आप भी मुहतात रहिएगा। अगर कुछ ऐसी वैसी बातें होती हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है ना आपके पास, मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर दे। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ोन रख कर उसे कुर्सी के बैग से टेक लगा रहा है। किसका फ़ोन था? हसन के पूछने पर वह सीधा हुआ था। तहजीब की बहन का। ओह, तो साली साहब का फ़ोन था। हसन के मजाक पर उसे सलगती नज़र से देखा तो हसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस बाबर को कुछ पता चला? हाँ, इतला मिली कि वो आजकल लाहौर में है। दाऊद ने चौंक कर हसन को देखा। उसके ठिकाने का पता होगा? हाँ, लगाओ, हमें उस हर हाल में गिरफ्तार करना। हसन ने एक नज़र उसकी सख्त चेहरे को देखा और खड़ा हो गया। हेलो, क्या हो रहा है? इमरान ने तहजीब की आंखों में के सामने एक हाथ लहराया तो वो चौंक कर उसकी तरफ मतवजा। हेलो, वो हल्का सा मुस्कुराई थी। तुम कब आए? तभी जब तुम किसी की यादों में गुम थी। उसकी तंज में डूबी आवाज़ पर तहजीब ने उसकी शक्ल देखी, जो खोजती नज़र उसे देख रहा था। मानी, उस तरह की बात से क्या मतलब है तुम्हारा? तहजीब की पेशानी पर ना चाहते हुए भी कई शिकने नमदार हुई थी। क्या मतलब है? हो सकता है मैंने सीधी सी बात की है। अब तुम्हें क्या लगा है? मैं क्या कह सकता हूँ? इमरान ने कंधे कर सामने देखा शुरू कर दिया। तहजीब ने बड़े दुख से उसे देखा और फिर आंखें बंद करके खुद को कंपोज किया। तुम इतने दिन से नहीं आ नहीं रहे थे? क्यों, तुम मुझे मिस कर रही थी? हाँ, अच्छा खैरियत है। मानी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब के वो रो पड़ी थी तो और कैसी बातें करूँ? 4 दिन बाद हमारी शादी, और तुम तो पर 100 की कैफियत आ रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है अम्मी सही कहती है कि तुम भी इस लड़के को बात करते करते अचानक वो चुप कर गया। लेकिन जो देर वो छोड़ चुका था, वो अपना काम कर चुका था। कुछ देर तक वो बोल ही नहीं पाई से सकी। मानी, बड़ी देर के बाद उसके मुँह से निकला, तुम भी ऐसा सोच सकते हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं कितनी दफ़ा तुम्हें यकीन दिलाऊँ, मैं किसी को नहीं जानती, लेकिन मुझे क्यों बस से उतारा मैं नहीं चाहती। तो मैं तो उन लोगों के साथ भी नहीं जहाँ मैं नहीं रही। मुझे फ़ौरन पुलिस ऑफिसर से मिल गए थे।
वो भी تو مرد تھا، تم ان کے ساتھ جنگل میں رہی، پھر ان کے گھر میں ٹھہری، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بورڈ پر تھا، وہ مجھے صرف اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے کیونکہ میں زخمی تھی، تم نے دیکھا بھی تھا، یہ تو ان کا احسان ہے کہ وہ مجھے تھانے نہیں لے کر گئے، اور یہ بھی ان کا احسان ہے کہ باعث تمہارے سامنے ہوں۔ اب وہ بری طرح رو پڑی تھی، میں تھک گئی ہوں مانی صفائی دیتے دیتے، کم از کم تم تو مجھ پر شک نہ کرو۔ وہ شروع سے کانوں کا کچا تھا اور وہ جانتی تھی ابھی بھی وہ کس کی زبان بول رہا تھا۔ تہذیب نے آنکھیں صاف کر کے اسے دیکھا، اب جب مجھے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے تو تم بدل رہے ہو تو اس سے بیشتر ہے کہ نکاح کے بندھن میں بندھ کر ہم دونوں مجبور ہو جائیں گے، بہتر اس تعلق کو ختم کر دے۔ تلکڑا کر اس نے وہ بات کہہ دی تھی جسے وہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ عمران نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے روئے روئے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی سخت رویے کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری تہذیب، میں آج کل خود بہت کشمکش میں ہوں، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان چاہ دن تو تم باہر گزار کر آئی ہو مجھے چین نہیں دیتا۔ خیر میں صرف یہی کہنے آیا ہوں، کل ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، امی بھی ساتھ ہوں گے، اگر وہ کوئی سخت بات کہیں تو دل پر مت لینا اور مجھ سے بھی امید مت رکھنا کہ میں انہیں روکوں گا۔ میں جانتا ہوں تمہارا قصور نہیں، لیکن اب خود کو امی کی باتیں سننے کا عادی بنا لو۔ میں انہیں شادی کے لیے راضی تو کر لیا ہے لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہے۔ چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور وہ ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ تہذیب، کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا ہوں، اس نے چونک کر اسے سر اٹھایا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کشف خود بھی اس کے پاس آ بیٹھ گئی تھی۔ بس ایسے ہی۔ امی کہاں ہیں؟ اندر ہیں۔ اور ابو؟ وہ لائٹنگ والے کو بلانے گئے ہیں، لائٹنگ سے دل کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ کشف نے پریشانی سے تہذیب کو دیکھا، وہ بھی اب مجھ پر شک کرنے لگا، جس طرح چچی مجھ پر الزام لگا کر گئی ہیں وہ بھی اسی طرح بولنے لگا ہے۔ اس کا کہنا ہے وہ مجھ سے شادی تو کر رہا ہے لیکن چچی کی زبان وہ نہیں روک سکتا کیونکہ وہ خوش تو وہ پہلے بھی نہیں تھی، اب تو انہیں موقع مل رہا ہے۔ کشف نے پریشانی سے تہذیب کا چہرہ سنجیدہ چہرہ دیکھا، تو مقام خواہ پریشان ہو رہی ہے، مانی تمہارے ساتھ ہے، اسے تو شادی کر رہا ہے، ابھی ذرا چچی کی باتوں میں آ گیا ہے، تم تو اس بچپن سے ہی جانتی ہو ویسا ہی ہے تمہارے سامنے تمہارا، چچی کے سامنے ان کا شادی ہو جائے پھر دیکھنا بالکل پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ کشف نے مسکرا کر اس کی ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی تھی، بچپن سے جانتی ہو اس لیے تو دکھ ہو رہا ہے۔ کشف نے اس کی کافی مدھم آواز سنی تھی، چھوڑو بھی، تم تو بس خوش ہو رہو۔ آج دوپہر کو قمر آنٹی کا فون آیا تھا، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ وہ بے تابی سے بولی، تم سو رہی تھی، میں نے کہا جگا دیتی ہوں تو انہوں نے منع کر دیا، ویسے وہ شادی پر آ رہی ہیں، دانیال بھی تھا۔ اچھا، وہ مسکرا دی، پھر کچھ سوچ کر اسے کشف کی طرف دیکھا، اور کوئی نہیں تھا؟ تہذیب کے سوال پر کشف نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اور کس سے ہونا چاہیے تھا؟ کشف کے سنجیدہ انداز پر اسے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک بار پھر اپنا چہرہ گھٹنوں پر ٹکا دیا۔ آج میں نے داؤد بھائی کو فون کیا تھا۔ تہذیب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیوں؟ کچھ مس کالز آ رہی تھی، میں نے کہا انہیں بتا دیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کشف غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کا ایک نقش اس کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین لگ رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں۔ انہوں نے کچھ پوچھا کیا میرے بارے میں؟ کشف کی خاموشی پر تہذیب نے اس کا چہرہ دیکھا اور بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے غور ہی نہیں کیا وہ کیا بول رہی تھی، وہ اپنی ہی دھن میں تھی۔ انہوں نے میرا نہیں پوچھا ہوگا، اور کیوں پوچھیں گے؟ میں کون ہوں ان کی؟ میں صرف ایک وٹنس گواہ تھی، انہیں تو میرا ایک دن کا ساتھ پسند نہیں تھا تو عمر بھر کا سفر۔ کشف نے بے اختیار اس کے کندھے کو ہلایا تھا۔ تہذیب ایک دم چونکی اور پھر خاموش ہو گئی، لیکن ادھوری بات ہے کشف کے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ کشف نے سختی سے اس دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے تہذیب، مانی کے رویے کے علاوہ اس حادثے سے بڑھ کر کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کری؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت بولنا کیونکہ کچھ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اسے بولتے دیکھ کر کشف نے اسے ٹوک دیا، اور جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کشف، میں خود بھی نہیں جانتی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں شروع سے جانتی تھی میری شادی مانی سے ہوگی اور میں خوش بھی تھی اور مجھے پسند کرتا ہے اور سب میرے ہیں، وہاں سب میرے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ لیکن یہ معلوم نہیں کیوں اب جب میری شادی ہو رہی ہے میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ اسے کشف کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تھا، کتنی دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ کشف نے اسے ساتھ لگا لی، تہذیب اس کے ساتھ لگتے بری طرح رونے لگی تھی۔ کشف، میں مانی سے چیٹنگ نہیں کرنا چاہتی، میں اپنی محبت صرف اس کے لیے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کب کہاں غلطی ہو گئی، جو جگہ اپنی دل میں چاہتے ہوئے بھی مانی کو نہیں دے سکی، وہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد نے لے لی ہے۔ حالانکہ میں جانتی ہوں داؤد کو میں پسند نہیں، میں صرف ایک ذمہ داری تھی جو انہوں نے نبھا دی۔ تم نے انہیں فون کیا تھا مدد کے لیے، آنے والے کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے، کیوں؟ تم بتاؤ وہ کیوں ہماری مدد کریں؟ کیا لگتی ہو تم ان کی؟ انہیں کیا پتا کوئی ان سے محبت کر بیٹھا یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، لیکن کشف یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس پتہ نہیں چلا جب تک میں ان کے ساتھ تھی مجھے احساس ہی نہیں ہوتا، میں بس ایک ہی دعا کر رہی تھی میں اس شخص سے دور چلی جاؤں، اور جب میں واپس آ رہی تھی جس پر مجھے لگا میں اب دوبارہ انہیں کبھی نہیں مل سکتی، وہ ایک لمحات بڑے بہت
बड़ा बुरा था, बहुत बुरा। कशिफ को अपनी पश्च पर उसके आंसुओं की नमी महसूस हो रही थी। दाऊद और उसके घर वालों के नाम पर उसके चेहरे पर जो चमक आती थी, उस पर शक तो पहले भी हुआ था और आज तस्दीक भी हो गई थी। उससे बेख्तियार गहरा सांस लेकर तहजीब के गिर्द अपने बांसों का हल्का सख्त कर दिया। तुमने कौन सा रोग खुद को लगा लिया तहजीब? दिन ब दिन तुम्हारी 2 दिन बाद तुम्हारी शादी। अब कुछ नहीं हो सकता था, तुम्हारा नसीब नहीं, वो सिर्फ एक दिन का हमसफ़र था, उम्र भर का नहीं। कशिफ ने उसे हकीकत का एहसास करवाया था, लेकिन उसके रोने में शिद्दत आ गई थी। अगर वो मेरा नसीब नहीं था तो फिर अल्लाह ने मुझसे क्यों मिलाया था? अब तहजीब ने उससे पूछ रही थी, लेकिन कशिफ के पास का कोई जवाब नहीं था। तहजीब, ये देखो, ये अच्छा है ना? तो कशिफ ने नीले रंग का जगमगाता सूट उसके सामने क्या हूँ और सर हिलाकर इर्द गिर्द बिखरे दूसरे कपड़ों को देखने लगी। तहजीब, ये देखो, अच्छा है ना? सादे बेगम ने पिंक सफ़ेद मोतियों से भरा काम वाला सूट उसके आगे किया। जी पसंद है? जी आपको पसंद है तो नहीं। सादे बेगम ने गुस्से से देखा। बीबी सूट मैंने पहना है। लड़कियाँ शौक से जो चीज़ें लेती हैं, तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हुए। 2 घंटे हो गए हैं बाजार में खवार होते हुए, लेकिन तुम्हारा मिजाज ही ठिकाने पर नहीं आ रहा। सादे बेगम ने बगैर किसी लिहाज के सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। दुकानदार भी उसकी शक्ल देखने लगा। वो सर झुकाकर होंठ काटने लगी। तहसीब, यहाँ उसकी शक्ल इमरान ने सान कर दी थी। इमरान ने सान कर दी, तेज़ी से उठकर उसकी तरफ बढ़ गई थी। कशिफ भी उसके पीछे आई थी। मानिए, कोई तरीका है तहजीब से बात करने का? इमरान ने कशिफ की तरफ देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। फिर उसने तहजीब की तरफ देखा जिसका चेहरा आंसू ज़ब्त करने के चक्कर में सुर्ख हुआ था। मैंने पहले ही तहजीब से कहा था, मैं अम्मी से को नहीं रोक सकता। क्या मतलब नहीं रोक सकते? तो कशिफ का जैसे मीटर घूम गया था। तुमने उसे लावारिस समझ रखा है। अभी ऐसा भी कुछ नहीं हुआ कि कोई बगैर वजह के उसकी बेइज्जती करे। तुम उसकी इज्जत करवा सकते हो तो तुम ठीक है, वरना अभी 2 दिन है। इमरान के साथ तहजीब ने भी हैरत से कशिफ को देखा। कशिफ तहजीब का हाथ थाम कर उसे दूसरी तरफ ले आई थी। तुम ठीक हो? कशिफ ने परेशानी से उसके सफ़ेद पड़ते रंग को देखा। चक्कर आ रहे हैं, वो मुश्किल बोली। तुम यहाँ रुको, मैं पानी लाती हूँ। कशिफ तेज़ी से काउंटर की तरफ बढ़ी थी। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी और आंखें बंद कर ली थी। अपने करीब किसी की मौजूदगी के एहसास पर उसने आंखें खोली और सामने खड़े शख्स पर नजर पड़ते ही ज़मीन और आसमान के सामने घूमने लगे। खौफ से उसकी आंखें फैल गई थी। तुम्हारे तासरात देखकर लगता है तुम मुझे पहचान गई हो। वो उसकी खुली आंखों में देखकर मुस्कुराया। जिस तरह मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, लगता है तुम भी मुझे वो नहीं भूली। तहजीब के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर उसकी मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसके मज़ीद करीब आ गया तो वो जैसे एकदम होश में आई थी। मानी उसे बेसख्ता पीछे मुड़कर उसे आवाज़ दी। इमरान जो अपनी माँ के साथ खड़ा था उसकी आवाज़ पर हैरत से पलटा। तहजीब के साथ उसे एक अजनबी को देखकर इमरान तेजी से उसकी तरफ लपका। क्या हुआ? उसके करीब पहुंचते ही वो उसे बाजू से थाम कर उसके पीछे छुप गई थी। उसके यूं डरने पर इमरान ने सामने खड़े शख्स को देखा। ए मिस्टर, क्या प्रॉब्लम है? इमरान ने गुस्से से उसे देखा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे बात करनी है। तुम बीच से हट जाओ वरना तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कर लोगे? इमरान ने तेज में आकर उसके गिरबान को थाम लिया। तुम्हारी हिम्मत? उससे पहले इमरान मजीद कोई हरकत करता उसे निकाल कर उसके पेशाने पर रखती। इमरान के साथ उसके पीछे खड़ी तहजीब, हत्ता के दुकान में मुझे हर शख्स साकत हो गया। अब अगर तुम बीच में आए तो गोलियां मार दूंगा। इमरान को धमकी देने के बाद उसे इमरान के पीछे कामती हुई तहजीब को देखा और अगले ही पल उसका बासु उसके हाथ में था। मानिए, वो पूरा जोर लगाकर चीखी थी। उससे पहले इमरान को हरकत करता सादे बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मानी, तुम नहीं जाओगे। उसके हाथ में गन है, अगर उसने कुछ कर दिया। उनके चेहरे पर खौफ फैला था। इमरान ने बड़ी बेबसी से उसके साथ घसीटती तहजीब को देखा था, लेकिन कशिफ बहन थी, उसे किस चीज़ की परवाह की थी। वो भागती उसके सामने आई थी। प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दे। उसे रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ते थे। उसने एक नज़र कशिफ पड़ा रही, मुस्कुरा दे। सॉरी, मैं ये एहसान आप पर नहीं कर सकता। हालांकि मुझे आप पर तरस आ रहा है, लेकिन मैं अपनी खुशी देखूँ या आपकी। उससे नाउम्मीद होकर उसने दुकान में खड़े लोगों पर नज़र दौड़ाई। प्लीज़ कोई तो मदद करो, मेरी बहन को बचाओ। वो पागलों की तरह मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। सबको अपनी ही जान की प्यारी थी। बाबर, जल्दी करो। तभी उसका एक साथी अंदर आया था और बाबर तेज़ी से उसे खींचता हुआ बाहर ले जा रहा था। तहजीब ने हैरत से खामोश खड़े इमरान और सादा बेगम को देखा। वो अपने पीछे भागती कशिफ को सदमे से उसने मज़ाहमत की सलाहियत खत्म कर दी। वो एक वैन थी जिसके करीब पहुंचने पर बाबर ने दरवाज़ा खोलकर उसे फेंकने के अंदाज में अंदर फेंका था। गाड़ी चलते ही उसे जैसे होश आया था। उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। चुप करो तुम। बाबर ने मुड़कर उसे घूरा, लेकिन उसने चिल्लाना बंद ना किया, बल्कि वो वैन का दरवाज़ा भी खोलने की कोशिश कर रही थी। उसको बेहोश कर दो। उसके कहने पर उसके साथी ने क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसके मुँह पर रखा, जिसको उसने हाथ मार कर झटका लगाया, लेकिन उस दफ़ा उसने सख्ती से रुमाल उसके मुंह पर जमा दिया। उसने खुद को छुड़ाने के लिए ज़ोर से हाथ पाँव मारना शुरू कर दिया। क्लोरोफॉर्म अपना सर दिखा रहा था। उसके हवास ऐसा ऐसा जवाब दे रहे थे। उसकी मज़ाहमत कम होते होते ख़त्म हो गई थी और आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा गया था। वो बरसती हुई नज़रों से जाती वैन को देख रही थी। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर एक बिजली की तेज़ी से उसके दिमाग में कौंधा हुआ था। उसने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और तेज़ी से एक नंबर डायल कर रही थी। होश आने पर उसने उस बड़ी
मुश्किल से बोझल पलकों को खोला था। चकराते सर के साथ वो मुश्किल उठी थी। वो कोई कमरा था जहाँ फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो ज़मीन पर पड़ी थी। कुछ देर तक वो नासमझी से दीवार को देखती रही थी। उस कमरे में खिड़की नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो खड़ी होकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा पीटते पीटते उसके हाथ सुर्ख हो गए थे। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। बाहर कदमों की आवाज़ पड़ी और एकदम पीछे हटी थी। उसके हटने ही दरवाजे खुला और बाहर अंदर दाखिल हुआ था। बाबर अंदर दाखिल हुआ था। उसके सामने खड़े देखकर वो मुस्कुराया था। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मैं तो डर ही गया था। उसने दरवाज़ा बंद करते उसकी तरफ बढ़ने लगा और वो पीछे हटते थे। दीवार से जा लगी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, एक माह से तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा हो। जब से तुम्हें देखा है किसी का काम में दिल ही नहीं लग रहा। मेरे दोस्त कहते हैं मैं किसी काम का ही नहीं रहा और मुझे भी ऐसा लगता है। हर वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। वो अब उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। जब तुम भाग गई थी तब से तमाम काम छोड़कर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल से तुम्हारा पता मिला। रोज़ तुम्हारे घर फ़ोन करता हूँ, शायद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिल जाए। कितने दिन तुम्हारे घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारे इंतज़ार के अब निकलोगी, लेकिन आज तुम निकली तो मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ। बड़े मुतमिन अंदाज में अपनी आप बीती सुना रहा था और तहजीब दीवार से लगी वहाँ से भागने का तरीका सोच रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मैं किसी को इतना पसंद करने लगा। फिर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। उसके गौर से देखने पर तहजीब को अपने सारे जिस्म पर चोट और चलती महसूस होने लगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बाबर ने कहकर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। तहजीब ने घबराकर अपने दाएं बाएं देखा। अरे तुम डर क्यों नहीं हो, और ये क्या इस तरह आंसू बहाकर उन खूबसूरत आंखों पर जुल्म क्यों कर रही हो। बाबर ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने चाहे। तहजीब ने नफरत से मुंह फेर लिया। उसके अंदाज पर महसूस हुआ था। तहजीब ने दोबारा उसकी तरफ देखा। प्लीज़ मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाना है। तहजीब की बात पर ऐसे हंसा जैसे उसने कोई लतीफ़ा सुना दिया। तुम क्या समझ रही हो, मैं तुम्हें यहाँ अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाने लाया हूँ। अब तुम यही रहोगी, भूल जाओ सब कुछ जो छोड़ आई हो। कहते हुए उसे तहजीब का हाथ भी पकड़ लिया। तहजीब के मुँह से चीख निकली थी। हाथ छुड़ाने में नाकाम होकर उसे अपने दांत उसके बाजू पर काट दिए थे। वो उस हमले के लिए तैयार नहीं था, बला कर रह गया। बाबर का हाथ घुमा था, उसके चेहरे पर निशान छोड़ दिया था। अभी वो उससे ना संभली थी कि उसे दोबारा थप्पड़ भी दे मारा था। वो लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। कमीनी, कब से तेरे पीछे खवार हो रहा हूँ और तू सारी मुझे मार रही है। वो जैसे एकदम पागल हो गया था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उस पर लिपटे हुए दुपट्टे को झटके से खींचा। तहजीब ने सनम कर अपने करीब आते बाबर को देखा। उसे अपनी मौत बाबर की शक्ल में नजर आ रही थी। तभी बाहर फायरिंग की आवाज़ सुनाई थी। उन दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। किसी ने जोर से दरवाजे को धक्का मारना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों उसके दिल ने बड़ी शिद्दत से शख्स को याद किया था। बाबर ने उसको छोड़कर अपनी गन निकाली थी। तभी जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा खोला था। कुछ लोग तेज़ी से अंदर दाखिल हुए थे। इसी तेज़ी के साथ बाबर ने उसे खींचकर खड़ा किया था। गन उसकी कनपट्टी पर रख दी। अगर मुझे ज़रा भी नुकसान पहुंचा तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। बाबर ने उस तरह बुरी तरह गिरफ्त में झगड़ा हुआ था। तब के तहजीब की नज़र सामने उठी तो पलटना भूल गई। अभी उसने पूरी शिद्दत से उसे पुकारा था और वो उसके सामने था। कई आंसू लड़कर उसके गालों पर फैल गए थे। सब उस पर गन ताने हुए थे। वैसे तुम्हें दाद दूंगा एसपी, बड़ी क्विक सर्विस है तुम्हारी, लेकिन अफसोस इस दफ़ा तुम्हारा पाला बाबर से पड़ा है। लेकिन लड़की को छोड़ दो। उसकी बकवास के जवाब में वो सिर्फ इतना ही बोला। उसे मैं छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। वो गैर उस पर ताने आहिस्ते आहिस्ते तरासे की तरफ बढ़ने लगा। दाऊद ने इतनी सख्ती से दांतों को दबा रखा था, उसकी कनपट्टी की रग बढ़ाई थी। तहजीब उसे देख रही थी। एक पल के लिए दाऊद की नज़र बाबर से हटकर उससे टकराई थी। वही एक नज़र से हिम्मत दे गई थी। तहजीब ने पूरा जोर लगाकर अपने नाखून उसके बाजू में काट दिए थे। सिर्फ एक सेकंड के लिए उसकी नज़र चौंकी और दाऊद की गोली उसका बाजू चिड़ती हुई निकल गई। वो लड़खड़ाया और तहजीब के गिर्द उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। अगले ही लम्हे वो भागकर दीवार से जा लगी। अब चार पुलिस ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ बांध दी। उसने नसरें उठाकर दाऊद तहजीब की तरफ मुड़ा जो ज़मीन पर बैठी थी। वो उसके सामने दुजानु होकर बैठ के। तहजीब उसके झुके सर को देखकर उसने सर ऊपर उसे पुकारा। उसने आहिस्ते से उससे पुकारा। उसने नजर उठाकर दाऊद की तरफ देखा और अगले ही पर उसके कंधे पर सर रखकर फुट फुट कर रोने लगी। दाऊद उसे खुद से अलग करके उसके आंसू साफ किए। सब ठीक है, उसकी आंखों में देखते हुए उसने तसल्ली दी थी। दाऊद हसन के पुकारने पर दोनों ने उसे देखा। हसन ने तहजीब का दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया था। दाऊद ने दुपट्टा अच्छी तरह उसके गिर्द लपेटा था। उसकी नज़र उसके बाजू से निकलते खून पर पड़ी थी। उसने गौर से तहजीब के चेहरे को देखा था। सहन निचली होंठ से खून रस रहा था। गालों पर भी उंगलियों के निशान थे। उसे जाने क्या हुआ था। वो एकदम मोटा था और अगले ही पर उसने अपने भारी बूटों से बाबर को मारना शुरू कर दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके हाथ लगाने की। वहाँ मौजूद सब लोग हैरान परेशान दाऊद को देख रहे थे। हसन और काशिफ एकदम आगे बढ़े। दाऊद को कूल डाउन, छोड़ो उसे। हसन ने खींचकर उसे पीछे किया। तहजीब सब भूल कर हक्का बक्का दाऊद को जुनूनी कैफियत देख रही थी। अचानक वो रुक गया था और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी।
ले जाओ उसे। दाऊद ने इंस्पेक्टर को इशारा किया था। एसपी तुम क्या समझते हो मैं सारी उम्र जेल में रहूँगा, कभी बाहर नहीं आऊँगा, मैं जल्द वापस आऊँगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना उसे। वो इतनी मार खाने के बाद भी धमकी देने से बाज नहीं आता। तहजीब के करीब पहुँच वो फिर रुक गया था। तुम्हें तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा। तहजीब ने घबरा कर दाऊद को देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया था। ले जाओ उसे, वो दहाड़ कर बोला था। हसन ने पीछे मुड़कर देखा, तहजीब की आंखें बंद थी। वो यही समझा वो अभी भी बेहोश है, लेकिन वो होश में आ चुकी थी। ताहम वो अभी उनका सामना करना नहीं चाहती थी। जब वो घर से निकली थी दोपहर थी और अब रात हो रही थी। वो लोग पता नहीं उसे कहाँ लेकर आए थे और ये उसे कहाँ ले जाकर जा रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर ड्राइव करते दाऊद को देखा था। ये तो अच्छा हुआ हम उसे फॉलो कर रहे थे। दूसरे काशिफ ने फ़ोन कर दिया और ना वरना शायद देर हो जाती। दाऊद ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसके जज्बातीपन के पीछे क्या महरक था? हसन चाहता था, तहजीब नहीं। वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि वो मोहब्बत के इस सफ़र में के लिए उसके होने वाले शौहर ने उसे मुसीबत के वक्त छोड़ दिया तो ये क्यों उसकी खतर यूँ दीवाना हो रहा है। बात तो साफ थी, लेकिन उसका दिमाग इस बात को मानने में हिचकिचा रहा था। वह एकदम उठकर बैठ गई। दाऊद ने मेरे से उसे देखा। हसन ने भी मुड़कर उसे देखा। तुम ठीक हो तहसीब? हसन के पूछने पर उसने सारे लाया था। उसके बाद वो यूं ही बैठी रही, लेकिन खुद पर वक्फे से दाऊद की नसें भी महसूस कर रही थी। घर पहुंचने पर उसके पाँव कांपने लगे थे। दीवारों पर लाइटें तो लगी थी, लेकिन रात होने के बावजूद किसी ने उन्हें जलाया नहीं था। वो उन दोनों के हमरा घर के अंदर दाखिल हुई थी। लाउंज दरवाजे से लोगों से भरा हुआ था जो उसके रिश्तेदार थे और परसों होने वाली शादी में शिरकत के लिए लाया थे। सबके दरमियान सादिया बेगम ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। असगर साहब और जुबैदा बेगम सर झुकाए उनकी बातें सुनी, जबकि कशिफ किचन में दरवाजे से लगी जोरों की तार हो रही थी। उन तीनों के अंदर दाखिल होने पर सबसे पहली नज़र कमर बेगम की पड़ी थी, जो तहजीब की शादी में शिरकत के लिए आई थी। लेकिन यहाँ किस्सा ही अजीब था। दाऊद और हसन ने यह ना समझने वाले अंदाज में उन लोगों को देखा। उसे देखकर कमरे में मौजूद आवाज़ से खामोश हो गई। फिर सादिया बेगम पे आवाज़ आई, लो आ गई मेहरानी मुँह काला करके। अरे मैं तो पहले कहती थी इसकी शय पर सब हुआ है। वो लड़का पागल था जो उसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया, लेकिन अब मेरी कोई सुनता ही क्या है। उस मीसने की मासूमियत की पट्टी बंधी हुई है उसकी आंखों पर। देखो अब तो 2 दफ़ा गवाह हुई है ये। उन्होंने इमरान की तरफ देखा कर जताया, जो बहुत गुस्से से देख रहा था। जबकि तहजीब का दिल चाहा ज़मीन फटर वो समा जाए। मैं आज आखिरी बार बात करने आई हूँ। मैं एक अगवा शुदा लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। मेरा एक ही बेटा है। मेरे हीरे जैसे बेटे के लिए ऐबदार लड़की ही रह गई। देखिए आप गलत समझ रही हैं। हसन ने आगे बढ़कर उसे समझाना चाहा। उन्होंने हाथ हटाकर मना कर दिया। बस जी आप लोग कुछ ना बोले, ये हमारे घर का मामला है। हसन ने तहजीब का चेहरा देखा जो लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ गया था, जबकि दाऊद का चेहरा ज़ब्त के मारे सुर्ख हो गया था। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी तहजीब तुम इतना गिर सकती हो। इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें अपना बनाया था, लेकिन तुम फिर भी मेरी अम्मी सही कहती थी। उसने बड़ी नफरत से तहजीब को देखा। तहजीब बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद ज़ुबान जैसे उसका साथ छोड़ गई थी और दाऊद का सब्र चौंक देखा था। बस अचानक दाऊद की ज़ोरदार आवाज़ में पूरे कमरे में गूंजी थी, बहुत हो गया। आप लोग जो सोचे समझे बैठे उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शर्म आई चाहिए आपको? शर्म भी हमें आनी चाहिए। सादिया बेगम हाथ नीचा करके बोले, देखो मियाँ ऐसे लोग हमदर्दी के काबिल नहीं होते। उसकी मासूमियत तो मत जाओ। उसके तो सबके सामने है और तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो अब तुम कर लो उससे शादी। एक पल के लिए दाऊद बिल्कुल खामोश रह गया। उसने सोचा कि किस्मत कभी उस तरह भी मेहरबान हो सकते उसे कमर बेगम की तरह, जिन्होंने मुस्कुराकर उसकी जवाब दे दिया था। आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। वो ना जाने क्या समझी तंजिया नजरों से देखने लगी, जबकि दाऊद की खामोशी ने तहजीब को अंदर तक तोड़ दिया था। मैं तहजीब से शादी करने को तैयार हूँ अभी और इसी वक्त। दाऊद के कहने पर असगर साहब और जुबैदा बेगम ने बेयकीनी से उसकी तरह देखा, लेकिन उसके चेहरे पर उसके फैसले की मजबूती साफ नजर आती। सादिया बेगम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो तो समझ रही थी। वो उनके से तहजीब के लिए भीख मांगेंगे। इमरान एकदम बाहर निकल गया। भाई साहब आपको कोई तराज तो नहीं? कमर बेगम ने असगर साहब से पूछा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कैसे तराज कर सकता हूँ? आप लोग तो फरिश्ते हैं बनकर हमारी ज़िंदगी में है। मैं निकाह ख्वाह को बंदोबस्त करता हूँ। हसन के बोलने पर दाऊद ने उसे रोक दिया। 1 मिनट। हसन के साथ बाकी सब भी हैरत से उसे देखने लगे। आप एक बार तहजीब से पूछ लें, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। कशिफ जो खामोशी तमाशाई बनी सब देख रही थी। इससे आगे बढ़कर तहजीब को क्या चाहती है वो अच्छी तरह जानती थी। आप निकाह ख्वाह को ले आए उसने हसन से कहा था। तो हसन एक नज़र दाऊद को देकर बाहर निकल गया। उसके पीछे दानियार और दाऊद भी कुछ लम्हों की बात थी। वो तहजीब असगर से तहजीब दाऊद बन गई थी। अभी कुछ देर पहले तक उसे पता ही नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में जो वो शख्स हमेशा के लिए आ जाएगा, जो उसके लिए सिर्फ एक सोच थी। वो अभी भी बेयकीनी की कैफियत में ज़मीन को खो रही थी। जब कमर बेगम कमरे में दाखिल हुई, उसको प्यार के बढ़ने के बाद वो जुबैदा और असगर साहब से मुखातिब, हम रुखसती अभी करना चाहते थे, फिर मैंने सोचा अभी तहजीब की कंडीशन ऐसी नहीं। तहजीब आपके पास हमारी अमानत है। हम 2 हफ्ते बाद रुखसती करा लेंगे। असगर साहब और जुबैदा बेगम उनकी बात से इत्तफाक किया था। अरे ये क्या कर रही हो? कशिफ उनकी आवाज़ पर तहजीब घबरा कर उछल पड़ी। दफ़ा हो जाओ, आराम से नहीं बोल सकती? मैं डर गई थी। तहजीब ने अपने सीने पर हाथ रखकर कशिफ को घूरा। अच्छा तुम डर गई थी? हालांकि तुम डरती नहीं डराती हो। तहजीब ने
तहसीब ने कोई जवाब नहीं दिया। शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कश्यप उसे देख रही थी, जो मेहंदी के पीले सूट में सादगी में भी गजब ढाल रही थी। कल मेहंदी थी और दाऊद और उसकी फैमिली लाहौर गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए थे। आज उसके सामने उनकी फैमिली को डिनर पर इन्वाइट किया था। कश्यप, वो लोग भी अभी आए हैं? नहीं। तहसीब की बेचैनी पर कश्यप खुलकर मुस्कुराए थे। आ गए हैं, इसलिए तो तुम्हें बुलाने आई हूँ। अच्छा, वो एकदम कॉन्शियस हो गई। दाऊद भाई नहीं आए? कश्यप के बताने पर तहसीब का जगमगाता हुआ चेहरा एकदम बुझ गया। क्यों? मुझे क्या पता? कश्यप ने कंधे झुकाए। अब तुम नीचे आ जाओ, कश्यप कहकर बाहर निकल गई, जबकि तहसीब की आंखों में आंसू आ गए। इन 2 हफ्तों में दाऊद ने से एक बार भी फ़ोन नहीं किया था। वो खुद को तसल्ली देती रही, लेकिन आज जब सब आए तो वो क्यों नहीं आया? कई वहम तो जो थे जो उसके इर्द गिर्द अपना जाल बुनने लगे थे। कश्यप एक बार फिर अंदर दाखिल हुई। तुम अभी यूं ही बैठी हो? कहते हुए उसने गौर से उसका चेहरा देखा। तुम रो रही हो? उसके आंसुओं की रवानी में इजाफा हो गया। कश्यप ने परेशानी से पीछे देखा और दरवाजे में खड़े दाऊद से उसे उंगली के इशारे से बताने से मना कर दिया। क्या हुआ है तहसीब? कश्यप, कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि दाऊद उसने उस वक्त सिर्फ हमदर्दी में मुझसे शादी कर ली और अब पछता रहे हो? क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम खुद देख लो ना, कभी उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अब आए भी नहीं। मैं भी पागल हूँ जो पता नहीं क्या उम्मीदें लगा लेती हूँ। मैं उनसे प्यार करती हूँ तो ज़रूरी नहीं वो भी मुझसे करे। तानिया ने मुझे बताया था, उन्हें डरपोक और रोने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं। और पता है, जब भी मैं उनसे मिली रोती ही मिली, और उन्हें सोबर लड़कियाँ पसंद है। तुम बताओ मैं क्या सोबर लगती हूँ? उसके पूछने पर कश्यप की हंसी निकल गई थी। तहसीब ने नाराज़ होकर मुँह दूसरी तरफ मोड़ लिया। अच्छा बाबा, नाराज़ होकर अगर तुम्हें ये वहम है तो तुम चाहिए था तुम खुद दाऊद भाई से बात कर लेती। अगर तुम उनकी बीवी हो, इतना तो तुम्हारा हक बनता है। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं उनसे पूछूंगी? तुमने नहीं। मैंने उनका गुस्सा देखा और फिर थप्पड़ भी खाया। तहजीब ने अपना गाल सहलाया। तो अब उसका क्या इलाज है? कश्यप ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा तो तहजीब ने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ किए। कोई इलाज नहीं है, अब तो मैं उनकी बीवी हूँ, जैसी हूँ उनको बर्दाश्त करना होगा। चलो मैं आंटी से मिल लूँ। वो बेड से खड़ी हो गई, लेकिन दरवाजे के करीब पहुँचते एक धक से रह गई। उसे मुड़कर शिकायती नज़र से कश्यप को देखा, जो कहकर लगाकर हंस पड़ी थी। सुना दाऊद भाई, उसके आपकी बीवी को कितनी शिकायतें हैं? शिकायतें हैं आपसे? जी। वो तहसीब पर नजरें टिकाए बोलता, आप बात करें, मैं चलती हूँ। तहसीब की नज़र में ज़मीन में गड़ सी गई थी। अब पता नहीं उनसे क्या सुना था। बात हालात ऐसे होते हैं कि इंसान का वो रूप सामने आता है जो वो असल में नहीं होता। जब पहली बार तुम मिली तो जानते हो क्या हालत थी? अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ न मारा था तो मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। अगर तुम्हें खराश भी लगाए तो उसका जो हाल करूँगा उसका भी तुम्हें अंदाज़ा है क्या? वहाँ से तुम्हें मेरे प्यार का अंदाज़ा नहीं हुआ? बोझ को ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाया जाता। ज़िंदगी में उन लोगों को शामिल किया जाता है तो दिल के मकीन होते हैं। और मैं तुम्हारी तमाम हमाकतों के बावजूद तुमसे मोहब्बत करता। तहसीब ने नज़र उठाकर उसके चेहरे को देखा, जो हमेशा की तरह जीता था। तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है या कुछ और कहूँ? तहसीब की नज़रें झुक गई थी। उसने सरनफी में हिलाया था। और नीचे चले। उन तहसीब ने हैरत से उसकी फैली हुई चूड़ी हथेली को देखा और फिर उसका चेहरा। अगले ही पल उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया था। आखिरी सीढ़ी पर उसने अपना हाथ खींचा था। दाऊद ने एक नज़र उसके चेहरा देखा और मुस्कुराकर हाथ छोड़ दिया। तो ये था आज के नॉवल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था तुम संग महकने लगे रास्ते। तो कैसा लगा आप सबका नॉवल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय कैसा जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल और फिर टू पैसा पहले का नाम तो मुलाकात होगी कल एक न्यू नॉवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।